गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो आपका पेपर पढ़ रहे हैं प्रशासनिक सिद्धांत और प्रबंध वाला, उसके हम फर्स्ट यूनिट में थे और मैं आपको इससे पहले नवीन लोक प्रशासन बता चुकी हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लोक रुचि अभिगम या कि पब्लिक चॉइस अप्रोच जिसे कहा जाता है। देखिए, लोक प्रशासन का जो पारंपरिक विकास हुआ है उसके बाद लोक प्रशासन के कुछ नए विकास माने जाते हैं, कुछ नई चीज़ें मानी जाती है जिन्होंने ओवरऑल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल चेंजेस आए हैं, जो उसकी थ्योरीज़ में भी चेंजेस आए हैं, उसकी अप्रोचेज़ में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, उन चेंजेस को लाने में ये जो नवीन अवधारणाएं थी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो इन तीन अवधारणाओं में ये जो अवधारणाएं हैं ये तीन मुख्य अवधारणाएं हैं, जिसमें पहली थी नवीन लोक प्रशासन, उसके बाद में एक आती है पब्लिक चॉइस अप्रोच और राज्य बनाम बाजार चर्चा। इनको हम एक साथ पढ़ेंगे, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। और उसके बाद एक आती है नवीन लोक प्रबंध। ये तीन जो मुख्य अवधारणाएं हैं ये लोक प्रशासन में नवीन अवधारणाओं के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने आगे जो लोक प्रशासन का विकास हुआ है, सैद्धांतिक विकास हुआ या संरचनात्मक विकास हुआ है, उसको बहुत प्रभावित किया है। तो देखिए, ये किन अर्थों में, इस पहले मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। नवीन लोक प्रशासन जो है वो एक तरीके से मान लीजिए आप एक नैतिकतावादी आंदोलन माना जाता है लोक प्रशासन में, जिसने इस बात पर जोर दिया कि प्रशासन जिनके लिए कार्य कर रहा है यानी कि लोग, उन पर वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फोकस हो, उनके बारे में किस तरह से सोचे, उनको प्रशासन में किस तरह से सहभागिता दी जाए। उसी दौरान, उसी समय काल के आसपास ही ये लोक रुचि अभिगम का जो है वो जन्म हुआ है। इसके जन्मदाता विंसेंट ऑस्ट्रम माने जाते हैं, जिनकी बुक आई थी इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस बुक में उन्होंने सबसे पहले लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा दी थी, यानी कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन के एक पार्ट के रूप में पब्लिक चॉइस अप्रोच का जन्म हुआ था। यानी कि जो बड़ा, आप ऐसे समझिए कि बड़ा कॉन्सेप्ट क्या है, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, और उसका एक पार्ट है कि वो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली कैसे बनाया जाना चाहिए, तो पब्लिक चॉइस अप्रोच के थ्रू भी डेवलप किया जा सकता है। तो ये क्या बात करते हैं, पहले लोक रुचि अभिगम का जन्म हुआ, उसी के बाद थोड़े समय बाद ही राज्य बनाम बाजार चर्चा अस्तित्व में आई कि किस तरह से प्रशासन को मार्केट के साथ कोऑपरेट करके चलना चाहिए। और फाइनली इन दोनों के डेवलपमेंट के बेस पर एनपीएम का जन्म हुआ, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का जन्म हुआ है, जिसे कि बहुत सारी सरकारों ने 1980 के और 90 के दशक में अपने यहाँ मॉडल के रूप में अपनाया और बहुत सारी जगहों पर उसके इम्पैक्ट आए हैं। तो लोक रुचि अभिगम जो है वो लोकतांत्रिक प्रशासन के एक भाग के रूप में डेवलप हुआ है। ये 1960 के दशक में आया था। इसमें पहली बात तो इम्पॉर्टेंट ये है, इसकी विशेषताएं वगैरह आएंगी आगे तो और डिटेल में आ जाएगा। इसकी एक मुख्य विशेषता क्या है कि जो पारंपरिक लोक प्रशासन ये मानता था कि प्रशासन और राजनीति दोनों अलग अलग हैं। प्रशासन का, देखिए, लोक प्रशासन का जन्म ही इस बेस पर हुआ था, जिसको कि विल्सोनियन डायक्टोमी कहा जाता है कि लोक प्रशासन और राजनीति दोनों अलग हैं। जो विल्सन की कोट आपको याद हो, उन्होंने कहा था कि संविधान बनाना और संविधान को लागू करना दोनों अलग अलग बातें होती है। यानी कि संविधान को बनाने का काम राजनीति का है, वो उन्हें करना चाहिए, और उसे लागू करने का काम प्रशासन का है, जो उसे करना चाहिए। ये लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बेसिकली ये दोनों जुड़े हुए हैं। और ये कहते हैं, जो डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि ये दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हमेशा से थे, हैं, अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो, और दोनों के दोनों ही सार्वजनिक धन का स्वहित में दुरुपयोग करते हैं। यानी कि प्रशासन के पास में, किसी भी देश का प्रशासन हो, एक बड़ी समस्या ये रहती है कि उनके पास रिसोर्सेज कम होते हैं, जबकि उनको बहुत सारी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती हैं। जब हम लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि सरकार का मुख्य उद्देश्य था कि जो उसके नागरिक हैं उन तक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति एटलीस्ट वो कर पाए। तो इतने बड़े जनता की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो प्रशासन है उसके पास में रिसोर्सेज हमेशा कम रहते हैं। वो रिसोर्सेज क्यों कम रहते हैं, ये लोग कहते हैं क्योंकि राजनेता और प्रशासक दोनों के दोनों वो जो जनता का धन है
जिसका प्रयोग जनहित के लिए किया जाना चाहिए, वास्तव में ये इसका प्रयोग अपने हित के लिए करते हैं और ख़ुद उस पैसे को खाते रहते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इन्होंने समझा कि वास्तव में प्रशासन कर क्या रहा है। इससे पहले के जो भी डेवलपमेंट थे वो मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि वो शुड बी पर थे कि कैसा होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इन्होंने बताया कि देखिए ये ऐसे करता है, ये मिलकर खाते हैं दोनों और इसका दुरुपयोग करते हैं। तो उसके बाद में लोक रुचि अभिगम की मान्यताएं क्या हैं। जब आप इसकी मान्यताओं और विशेषताओं को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये बेसिकली किस चीज़ पर फोकस करते हैं। राजनीति और प्रशासक जनोन्मुख नहीं होते हैं, ये अपनी सत्ता का प्रयोग स्वहित में करते हैं। वो कहते हैं कि चाहे राजनीतिज्ञ हों चाहे प्रशासक हों, ये कभी भी जनता की सुध नहीं लेते, जनता पर ध्यान नहीं देते, जनता की ओर उन्मुख नहीं होते, बल्कि जो सत्ता इनके पास आती है उसका प्रयोग ये हमेशा स्वहित में करते हैं। फिर राजनीति और प्रशासन एक दूसरे को बनाए रखने और परस्पर हितों का पोषण करने के लिए स्व समझ रखते हैं, यानी कि जो इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती है इनमें, राजनेता हमेशा प्रशासकों को प्रोटेक्ट करते रहते हैं और प्रशासक जो है वो राजनेताओं की मदद करते रहते हैं। नौकरशाही अपना आकार और सत्ता अनावश्यक रूप से बढ़ाती है और अनुत्पादक बनी रहती है। ये पार्किंसन लॉ आपने बहुत बार पढ़ा होगा। जब आपने वेबर की नौकरशाही का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसका एक क्रिटिसिज्म पार्किंसन ने यही दिया था कि ब्यूरोक्रेसी की खासियत होती है कि वो हमेशा यही शो करती रहती है कि हमारे पास बजट भी कम है और लोग भी कम हैं, तो हमें बजट भी और चाहिए, लोग भी और चाहिए। तो ये अपना संरचनात्मक रूप से और कार्यात्मक रूप से हमेशा अपना विस्तार करती रहती है। राजनीतिक संस्थाओं और प्रशासनिक अभिकरणों की स्थापना का तर्क आधारित निश्चित सिद्धांत होना चाहिए कि उन्हें क्यों और किस सीमा तक स्थापित किया जाए या बनाए रखा जाए। ये कहते हैं कि चाहे आप राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करें या प्रशासनिक अभिकरणों की स्थापना करें, इस आधार पर की जानी चाहिए कि उनकी ज़रूरत किस सीमा तक है। बिना ज़रूरत के उन्हें बढ़ावा, उनकी नए अभिकरणों या नई संस्थाओं को स्थापित करने को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। व्यक्ति अधिकतम उपयोगिता का दोहन करता है। ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है बेसिकली आर्थिक नियमों से ड्राइव होता है। वो हर चीज़ में ये देखता है कि वो उसको कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। ये व्यक्ति की खासियत होती है, चाहे वो व्यक्ति आम आदमी हो, नागरिक के रूप में हो, प्रशासक के रूप में हो या राजनीतिज्ञ के रूप में हो। बेसिक मानसिकता उसकी यही रहती है कि मेरा कम से कम लगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। यदि व्यक्ति के पास समुचित सूचनाएँ हों और उसकी रुचि में निरंतरता रहे तो वो हमेशा तर्कपूर्ण ढंग से ही निर्णय लेगा। ये इस मान्यता को मानते हैं जो कि साइमन ने दी थी निर्णय निर्माण मॉडल में, कि वो अगर उसके पास में सूचनाएं हैं तो वो एक संतुष्टि कारक निर्णय ले लेता है। पेशेवर और पदानुक्रम में व्यवस्थित एक शक्ति संपन्न नौकरशाही नागरिकों की पसंद नापसंद आधारित सेवाओं को पूरा करने में असमर्थ होती है और चुनौतियों से निपटने की उसकी क्षमता भी घट जाती है। ये विंसेंट ऑस्ट्रम ने अवधारणा दी थी कि एक जो सिस्टमैटिक जो पद सोपान आधारित हायरार्किकल बेस स्ट्रक्चर होता है वो कभी नागरिकों की पसंद और नापसंद पर ध्यान नहीं देता है और जो नई चुनौतियां आती हैं उससे निपटने में वो हमेशा असक्षम रहता है। क्यों? क्योंकि वो नागरिकों को समझते ही नहीं। इसीलिए इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया था, वो दिया था कि जनता को शामिल कीजिए प्रशासन में, उनको जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सलाहकार मंडलों की, ज़्यादा से ज़्यादा, और आगे इसमें डिटेल आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा सलाहकार मंडलों की और उनकी स्थापना की जानी चाहिए ताकि हम जनता से पूछें कि बताइए आपको इस काम को किस तरह से करवाना है, तब हम उसे करें। विविध किस्म की संस्थाओं की स्थापना द्वारा विभिन्न सार्वजनिक हितों की पूर्ति की जा सकती है यदि ये संस्थाएं जनता की रुचि अनुसार स्थापित हों, यानी कि अगर जनता कहे कि हमें इस प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकता है तो उनके द्वारा विभिन्न सार्वजनिक हितों की पूर्ति की जा सकती है। जन इच्छा पर आधारित राजनीतिक प्रशासनिक ढांचों को खड़ा किया जाना चाहिए। स्वशासन संस्थाओं यानी कि जो सेल्फ गवर्न बॉडीज़ होती हैं वो सलाहकार मंडलों का जाल बिछाया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक निर्णय निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसका अधिक से अधिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ये उन्होंने दिया कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को डेमोक्रेटिक बनाया जाना चाहिए।
उक्त संस्थाओं के मध्य बहुसंस्थागत प्रबंध प्रणाली द्वारा समुचित समायोजन स्थापित किया जाना चाहिए। यानी कि जो भी संस्थाएं होती हैं जो जनता की रुचि के अनुसार स्थापित करती गई हैं, उनके बीच में भी प्रबंध प्रणाली जो है वो मल्टी इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सिस्टम इसे बोलते हैं। इसमें एक संस्था, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर सड़क पे सीवर लाइन बिछाना है और साथ ही सड़क का निर्माण भी करना है, दोनों काम अलग अलग संस्थाएं करेंगी, लेकिन उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो आपस में बात कर लें और पहले पाइपलाइन बिछाने वाले काम कर लें, उसके बाद रोड बनाने वाले काम कर लें। हमारे यहाँ जनरली क्या होता है, आपने कई बार देखा होगा कि नई नई रोड बनी होती है, उसके कुछ दिनों बाद ही उसको खोद डालते हैं क्योंकि उसमें वहाँ पर सीवेज का पाइपलाइन डालना है। तो ये कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से गड़बड़ होती है, फिर सालों तक वो रोड टूटी फूटी पड़ी रहती है। तो ये कहते हैं कि पहले ही जो है वो एक दूसरे से अच्छी तरह कनेक्टेड होना चाहिए सिस्टम, और डिसाइड हो जाना चाहिए कि पहले ये काम होना चाहिए फिर ये काम होना चाहिए। राज्य और उसके प्रशासन की प्रमुख कसौटी जनहित होनी चाहिए। यानी कि चाहे शासन हो या प्रशासन हो, दोनों को ये इस रूप में देखा जाना चाहिए कि वो जनता के हितों को किस हद तक पूरा करते हैं। सरकार को प्रत्येक खर्च आर्थिक सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए और साथ ही उसका उत्तरदायित्व भी लेना चाहिए। यानी कि इस तरह से निर्णय लिए जाने चाहिए कि कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सकें, और इसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने चाहिए। समय पर जो परियोजनाएं होती हैं या योजनाएं होती हैं वो समय पर पूरी हों, और समय पर पूरा करने का उत्तरदायित्व किस पर है ये निर्धारित होना चाहिए। प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर जन सहभागिता सुनिश्चित होनी चाहिए। हर लेवल पर, नीचे लेवल से लेकर ऊपर लेवल तक प्रशासन में जन सहभागिता होनी चाहिए। सरकार का अधिकांश व्यय गैर योजनागत होता है। दो प्रकार के व्यय होते हैं, योजनागत और गैर योजनागत। योजनागत व्यय जो होते हैं वो उत्पादक व्यय माने जाते हैं, क्योंकि उनसे कुछ नया योजना को इम्प्लीमेंट करने का काम किया जा रहा होता है जिससे कि फ़ायदे मिलते हैं जनता को। गैर योजनागत जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने पर, मेंटेनेंस खर्चा जिसको बोलते हैं, जिसमें वेतन भत्ते और मंत्री विधायकों के या प्रशासकों के वेतन भत्ते होते हैं, उनकी गाड़ी बंगले, उनके लिए सुविधाएं और ऑफिस का मेंटेनेंस, उसका बिल, बिजली बिल, ये वो जो सारी चीज़ें होती है वो गैर योजनागत होती हैं। तो ये ही खर्चा सरकार का ज़्यादा होता है, तो ये कहते हैं कि इसको कम से कम किया जाना चाहिए। राज्य जो होता है वो अपने आप में साध्य नहीं होता, व्यक्ति को साध्य माना जाना चाहिए और राज्य को साधन माना जाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के हितों की पूर्ति का एक जरिया, एक साधन के रूप में राज्य को माना जाना चाहिए, ना कि राज्य स्वयं को साध्य मानने लगे। उपयुक्त वर्णन से ये स्पष्ट है कि लोक रुचि अभिगम नवलोक प्रबंधनवाद के निकट है और उसका समर्थन करता है। तो ये एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि जो एनपीएम था उसकी पृष्ठभूमि जो है वो पब्लिक चॉइस अप्रोच ने तैयार कर दी थी। बाद में इस पृष्ठभूमि पर, इस जो विचार था इसके ऊपर ही एनपीएम का जन्म हुआ है। उसके बाद है कि लोक रुचि अभिगम वास्तव में किन चीज़ों का विरोधी है, यानी कि किन चीज़ों को ठीक नहीं मानता है। पहली बात, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, यानी कि ये विकेंद्रीकरण का पक्षधर होता है। प्रशासन को ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकृत, जो प्रशासन ज़्यादा विकेंद्रीकृत होगा एक्चुअली उसी में प्रशासन में जनता की सहभागिता सुनिश्चित की जा सकती है। केंद्रीकृत प्रशासन में तो किसी प्रकार की सहभागिता सुनिश्चित किया जाना वैसे भी मुश्किल होता है। ये पद सोपानिक संगठन जो कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है उसका विरोधी है। उसकी जगह पर ये मैट्रिक संगठन को अच्छा मानता है। मैट्रिक संगठन परियोजना संगठन होते हैं जिसमें कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे का लीडर नहीं होता, बॉस नहीं होता, सब एक ही लेवल पर होते हैं और संगठन के उद्देश्य को या लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। उसे मैट्रिक संगठन कहा जाता है। तार्किक और तटस्थ नौकरशाही, मतलब ये कहते हैं कि जो वेबर की नौकरशाही थी, जो तार्किक थी और तटस्थ थी, वो कहते हैं कि वो ठीक नहीं होती है। वो नियम प्रक्रियाओं में जो जकड़ी होती है, जनता की ओर से विमुख होती है, वो नौकरशाही ठीक तरह से काम नहीं करती है। बल्कि नौकरशाही संरचनाएं जो होती हैं वो जन इच्छा और जन रुचि के अनुकूल बनाई जानी चाहिए। फिर ये विरोध करते हैं विल्सोनियन डायक्टोमी का, यानी कि राजनीति प्रशासन अलग अलग हैं, इसका विरोध करते हैं। मैं बता चुकी हूँ, कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि ये अंतर संबंधित होते हैं और साथ ही जो जनता का पैसा होता है उसे मिलजुल कर उसका जो स्वहित में दुरुपयोग करते हैं। राज्य की सर्वोपरिता,
ये अभिगम राज्य के स्थान पर व्यक्ति को उच्च स्थान प्रदान करता है, यानी कि ये व्यक्ति को साध्य मानते हैं, ना कि राज्य को। राज्य को ये मानते हैं व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले साधन के रूप में राज्य को देखते हैं। राज्य की एकाधिकारिता के ये विरोधी होते हैं। इसके स्थान पर ये बाज़ार की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं, यानी कि ये कहते हैं कि मांग और पूर्ति के आधार पर जो बाज़ार संचालित होते हैं वो बेहतरीन मॉडल होते हैं और उसी आधार पर संचालित किए जाने चाहिए। राज्य का एकाधिकार कहीं भी स्थापित नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसमें मैं आपको लोक रुचि अभिगम की विशेषताएं और उसके बाद हम इसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तो अभी एक साथ करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको ये सेकंड पार्ट में पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच।